नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। भारत अब आज़ाद नहीं बल्कि आंशिक रूप से आज़ाद देश बन चुका है, यानी पार्टली फ्री कंट्री। ये सुनकर शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि इंडिया को तो 1947 में आज़ादी मिल गई थी, तो अब क्यों देश आज़ाद नहीं है। कोई भी देश, कोई भी कंट्री बनती है जनता से। कहते हैं ना, जिस देश की जनता आज़ाद है तभी देश आज़ाद है। और भारत में तो आज़ादी के नारे जब लगना शुरू होते हैं तो आपत्ति शुरू हो जाती है। भारत ने जब अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी उसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं कि इंडिया में इंडिया ही रूल करेगी, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया पर रूल नहीं करेगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रीडम की, जिसे कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना पड़ता है। संविधान में लिखी गई लिबर्टी और इक्वलिटी की वैल्यूज़ देश के नागरिक पर रोजमर्रा में कितनी प्रैक्टिकली अप्लाई की जा रही हैं। क्या देश के नागरिक के पास फ्रीडम है? क्या वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से आज़ादी के साथ जी पा रहा है? क्या अपनी बात आज़ादी से कह पा रहा है? इसी फ्रीडम को अपने अलग अलग इंडिकेटर से मेजर करने का काम दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। ऐसे ही यूएस बेस्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, जिसने ये रिसेंट रिपोर्ट निकाली है। फ्रीडम हाउस को अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो अलग अलग फील्ड से आते थे, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इनके द्वारा 1941 में न्यूयॉर्क में इसको सेटअप किया गया था। इस एनजीओ को सेटअप करने का पहला मकसद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका के रोल को बढ़ाना और फैसिज्म के अगेंस्ट लड़ना था। इस एनजीओ को पहले दो फेमस ऑनरी को चेयर्स थे। वो थे पहले यूएस में 1940 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारे थे, वैंडन विल्की। दूसरी प्रेसिडेंट यूएस की फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की वाइफ थी, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पहली चेयरपर्सन थी। इनकी ही चेयरपर्सनशिप के अंडर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट हुआ था। इनका नाम था एलेनोर रूजवेल्ट। शुरुआत में फ्रीडम हाउस ने यूएसए में दो मेजर कॉज को उठाया था। रेशियल इक्वलिटी, क्योंकि 1940s में यूएस में ब्लैक एंड वाइट्स को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे। दूसरी जो लड़ाई थी वो थी एंटी कार्थिसिज्म के खिलाफ। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, किसानों की बात करें या फिर मुस्लिम्स और दलित की, तो इन सभी को कहीं ना कहीं एंटी नेशनल तो कभी अर्बन नक्सली कह दिया जाता है। 1940s और 1950s में भी यूएस सेंटर मैकार्थी भी कुछ इसी तरह वहां अपने अपोजिशन के साथ करने लगे थे। कई लोगों को कम्युनिस्ट होने के शक में उस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में पता चला कि कम्युनलिज्म से लोगों का कोई वास्ता ही नहीं था। 1973 में फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट निकालनी शुरू की जिसका नाम था फ्रीडम इन द वर्ल्ड, जो दुनिया भर की कंट्रीज को पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक आज़ादी और सिविल राइट यानी नागरिक अधिकारों के बेस पर अपने अलग अलग इंडिकेटर्स द्वारा मेजर करती है। इस रिपोर्ट्स में दो पार्ट में जजमेंट होता है, वो है पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज। पॉलिटिकल राइट्स में डेमोक्रेसी की बात होती है कि डेमोक्रेसी कितनी ऑफ द पीपल बाय द पीपल है। क्या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी है? क्या गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होने देती है या अपोजिशन को दबाने के लिए गलत हथकंडे अपनाती है, जैसे मीडिया को कभी खरीद लिया जाता है या फिर नेताओं को। और सिविल लिबर्टीज में कवर किया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ को। क्या ट्रेड यूनियन, एनजीओ फ्रीली काम करते हैं? क्या देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? अदालतों के स्वतंत्र होने पर भी भारत के अंक गिरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाना और सुप्रीम कोर्ट के सरकार के पक्ष में कई जजमेंट देना और सरकार के खिलाफ जजमेंट देने वाले जज का ट्रांसफर होना जैसे मामलों का जिक्र रिपोर्ट्स में किया गया है। क्या लोगों के पास पर्सनल ऑटोनॉमी है शादी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के मामले में? और 2021 की इसी रिपोर्ट में फ्रीडम इन द वर्ल्ड में इंडिया को पार्टली फ्री कंट्री घोषित किया है और कहा है कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक कंट्री से अपनी इमेज बदलकर
चाइना जैसी कंट्री की तरह डिक्टेटरशिप की तरफ रुख कर लिया है। मोदी और उनकी पार्टी ने इस देश को डिक्टेटर नेशन यानी अधिन्यायवादी राष्ट्र में बदल दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में आम आदमी के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है और फंडामेंटल फ्रीडम को छीना जा रहा है। विद्वानों और पत्रकारों को डराने का चलन बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसी तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में आसिफ के साथ हुई घटना है। मुसलमानों को बेढंगे तरीके से कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसकी वजह से उनको काफी प्रताड़ना भीड़ द्वारा झेलनी पड़ी। दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के बाद इस तरह के मामले और बढ़ गए हैं। अगर हम इस एनजीओ की फंडिंग की बात करें तो आपको बता दें कि 86% इसकी फंडिंग यूएस गवर्नमेंट से आती है, लेकिन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए किसी गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं की है। दिए गए अंकों के आधार पर देशों को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है: फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री। भारत के पार्टली फ्री कंट्री की कैटेगरी में आने के बाद इस दुनिया की 20% से भी कम पॉपुलेशन अब फ्री कंट्रीज में बची है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को अब तक सबसे ज्यादा फ्री कंट्री कहा गया है। हजारों सालों से डेमोक्रेसी नॉर्म नहीं, एक्सेप्शन रही है। हमारी जनरेशन ने तब इस दुनिया में आंखें खोली जब डेमोक्रेसी थी और जरूरी नहीं कि यह हमेशा ही रहे। हालात को देखते हुए हमें कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी है, बल्कि गिद्ध की तरह आंखें खोल के रखनी चाहिए और दूर तक के हालात देखने चाहिए। और हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है, यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम डेमोक्रेसी को बचाएं। इस आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जान माल सबसे हाथ गंवा दिया था, हर चीज़ से चले गए थे, जान से भी और माल से भी, तब उनको आज़ादी मिली। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस देश में देखना चाहते हैं। आप इस फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।